यूसुफ इब्न ताशफीन की कहानी शुरू होती है बड़े से सहारा रेगिस्तान में। वो पैदा हुए थे करीब साल 1009 सीई में। उनका खानदान लमतुना से जुड़ा था। लमतुना एक जानी मानी संहाजा बर्बर ट्राइब थी। ये ट्राइब्स अपनी हिम्मत और झेलने की ताकत के लिए जानी जाती थीं और अपनी लड़ने की काबिलियत के लिए भी मशहूर थे। रेगिस्तान की लाइफ बहुत मुश्किल थी और उसी ने उनके कैरेक्टर को बनाया। यूसुफ ऐसे ही चैलेंजिंग माहौल में बड़े हुए। वो तब बड़े हो रहे थे जब अल्मोराविद मूवमेंट की शुरुआत हो रही थी। ये मूवमेंट मजहबी सुधार और पॉलिटिकल पावर चाहता था। अल्मोराविद मूवमेंट एक मजहबी स्कॉलर ने शुरू किया था। उनका नाम था अब्दुल्ला इब्न यासीन। वो चाहते थे कि बर्बर लोगों के बीच इस्लाम के तौर तरीके और पाक हों। उन्होंने एक रिबात बनाया जो एक किले जैसा मजहबी सेंटर था। ये रिबात अल्मोराविद मकसद का मेन सेंटर बन गया। बहुत सारे संहाजा बर्बर उनकी बातों से इंप्रेस हुए। वो इस्लाम को और सख्ती से मानने की उनकी बात से इंस्पायर हुए थे। यूसुफ इब्न ताशफीन का अल्मोराविद के शुरुआती लीडर्स से रिश्ता था। उनके कजिन अबू बकर इब्न उमर एक खास आदमी थे। इस कनेक्शन की वजह से यूसुफ मूवमेंट के बहुत करीब थे। यूसुफ की शुरुआती लाइफ कोई ऐश ओ आराम वाली नहीं थी। उनकी लाइफ डिसिप्लिन और मिलिट्री ट्रेनिंग वाली थी। उन्होंने रेगिस्तान में लड़ने के तरीके सीखे। वो ट्राइबल यूनिटी की अहमियत समझते थे। अल्मोराविद सिर्फ फाइटर्स नहीं थे, उनके अंदर एक मजबूत मजहबी जोश था। इसी जोश ने उन्हें एक साथ जोड़ा और एक मकसद दिया। यूसुफ ने ये सारी बातें बचपन से ही सीखीं। उनमें लीडरशिप क्वालिटीज शुरू से ही दिखने लगी थीं। यही क्वालिटीज बाद में उनके राज करने के तरीके की पहचान बनी। नॉर्थ अफ्रीका का पॉलिटिकल माहौल बिखरा हुआ था। अलग अलग बर्बर ग्रुप्स और लोकल रूलर्स कंट्रोल के लिए आपस में लड़ रहे थे। अल्मोराविद मूवमेंट सबको एक करने वाली ताकत बनकर आया। इसने वादा किया कि स्टेबिलिटी आएगी और इस्लाम अपने असली रूप में वापस आएगा। यूसुफ इब्न ताशफीन इसी माहौल में पले बढ़े थे। वो एक पक्के मुसलमान और माहिर फौजी थे। उनकी परवरिश ने उन्हें उस बड़े रोल के लिए तैयार किया जो वो आगे निभाने वाले थे। सहारा उनका ट्रेनिंग ग्राउंड था। अल्मोराविद आइडियोलॉजी उनके लिए गाइडलाइन की तरह थी। उनकी किस्मत एक नई एम्पायर के बनने से जुड़ी हुई थी। यूसुफ इब्न ताशफीन धीरे धीरे फेमस हुए। वो अब्बू बकर इब्न उमर के अंडर काम करते थे। अब्बू बकर अल्मोराविद के मिलिट्री लीडर थे। साल 1061 में अबू बकर को रेगिस्तान वापस जाना पड़ा। उन्हें वहां एक ट्राइबल बगावत को शांत करना था। उन्होंने यूसुफ को नॉर्थ में अपना डिप्टी बनाया। यूसुफ को अच्छी खासी पावर दी गई। ये अपॉइंटमेंट उनके करियर का टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने फौरन एक लीडर के तौर पर अपनी काबिलियत साबित कर दी। उनका असर बहुत तेजी से बढ़ने लगा। यूसुफ ने सिर्फ पुराने इलाकों को संभाला नहीं, उन्होंने कई और इलाकों को जीतने का बड़ा प्लान शुरू किया। उन्होंने नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में अल्मोराविद का कंट्रोल और बढ़ाया। उनकी फौजों ने खास शहरों और इलाकों पर कब्जा किया। उन्होंने लड़ाई और राजकाज चलाने में गजब का टैलेंट दिखाया। उनके कमांड में अल्मोराविद स्टेट सही शक्ल लेने लगा। वो एक चालाक स्ट्रैटेजिस्ट और पक्के इरादे वाले कमांडर थे। उनके सिपाही वफादार और डिसिप्लिन्ड थे। उन्हें मजहब और जीत दोनों से मोटिवेशन मिलता था। एम्पायर की बुनियाद यूसुफ मजबूती से डाल रहे थे। एक बहुत बड़ी कामयाबी थी माराकेश शहर को बसाना। साल 1070 में यूसुफ ने इसकी जगह बहुत सोच समझकर चुनी। माराकेश को अल्मोराविद की कैपिटल बनाया गया। वो एक बड़ा पॉलिटिकल और कल्चरल सेंटर बन गया। उनके सपोर्ट से शहर बहुत तेजी से बढ़ा। ये आगे और इलाके जीतने के लिए एक स्ट्रेटेजिक बेस बन गया। माराकेश नई एम्पायर की ताकत का सिंबल था। इसे बनाना यूसुफ के विजन का सबूत था। ये आने वाले कई 100 सालों तक एक इंपॉर्टेंट शहर रहा। इस काम ने उन्हें एम्पायर बनाने वाले के तौर पर मशहूर कर दिया। जब अब्बू बकर इब्न उमर रेगिस्तान से लौटे तो हालात बदल चुके थे। यूसुफ बहुत ज्यादा पावरफुल और कामयाब हो चुके थे। अबू बकर समझ गए कि यूसुफ की लीडरशिप बेहतर है। समझदारी दिखाते हुए उन्होंने यूसुफ की अथॉरिटी को चैलेंज नहीं किया। उन्होंने ऑफिशियली पावर यूसुफ को दे दी। अबू बकर फिर साउथ सहारा लौट गए। यूसुफ इब्न ताशफीन अब बिना किसी मुकाबले के रूलर थे। वो थे अमीर अल मुस्लिमीन, यानी मुसलमानों के कमांडर। अल्मोराविद एम्पायर अब पूरी तरह उनके कंट्रोल में था। अल अंदलस यानी मुस्लिम स्पेन में हालात बहुत खराब थे। नॉर्थ के क्रिश्चियन किंगडम्स आगे बारच रहे थे। यह रिकॉन्क्विस्टा मूवमेंट का हिस्सा था। मुस्लिम ताइफा किंगडम्स छोटे छोटे और आपस में बंटे हुए थे। वो अक्सर आपस में ही लड़ते रहते थे। कैस्टिल के किंग अल्फोंसो सिचेस ने साल 1085 में टोलेडो पर कब्जा कर लिया था। ये आइबेरिया में मुस्लिम पावर के लिए एक बड़ा झटका था। ताइफा रूलर्स को डर था कि वो पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। उन्होंने ना चाहते हुए भी बाहर से मदद मांगने का फैसला किया।
उनकी नजर अफ्रीका के पावरफुल अल्मोराविदों पर पड़ी। ताइफा के अमीरों ने यूसुफ इब्न ताशफीन के पास अपने लोग भेजे। उन्होंने क्रिश्चियन फौजों के खिलाफ उनसे मदद की गुहार लगाई। यूसुफ एक पक्के मजहबी और सीधे सादे रूलर थे। वो शुरू में अंदलुसिया के मामलों में ज्यादा घुसने से हिचकिचा रहे थे। उन्हें लगता था कि ताइफा रूलर्स बिगड़े हुए और अधर्मी हैं, लेकिन आइबेरिया में इस्लाम पर खतरा सचमुच का था। बहुत सोचने समझने के बाद वो मदद करने को तैयार हो गए। उनका ये फैसला मजहबी फर्ज की वजह से था। वो मुस्लिम इलाकों को क्रिश्चियन कब्जे से बचाना चाहते थे। ये अल अंदलस के लिए एक नया चैप्टर था। साल 1086 में यूसुफ इब्न ताशफीन ने जिब्राल्टर की खाड़ी पार की। वो एक जबरदस्त अल्मोराविद आर्मी लेकर स्पेन में घुसे। उनकी फौजों में डिसिप्लिन्ड बर्बर फाइटर्स थे। वो अंदलूसिया के ज्यादा नफीस सिपाहियों से बहुत अलग थे। सारी मुस्लिम फौजें मिलकर अल्फोंसो सीस का सामना करने को तैयार हुईं। क्रिश्चियन किंग अपनी पिछली जीतों के बाद काफी कॉन्फिडेंट था। दोनों आर्मी सगरजास में भिड़ी, जिसे जल्लाका भी कहते हैं। तारीख थी 23 अक्टूबर साल 1086। ये लड़ाई एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बनने वाली थी। अल अंदलस की किस्मत दांव पर लगी थी। सगरजास की लड़ाई में मुसलमानों की जबरदस्त जीत हुई। यूसुफ इब्न ताशफीन की लड़ाई की प्लानिंग कमाल की थी। उसी से फैसला हुआ। अल्मोराविद के सिपाही बहुत हिम्मत और जोश से लड़े। अल्फोंसो सीस की क्रिश्चियन आर्मी की बुरी तरह हार हुई। रिकॉन्क्विस्टा की बरहत कुछ टाइम के लिए रुक गई। इस जीत से पूरे आइबेरिया और उससे भी आगे तक हलचल मच गई। मुस्लिम दुनिया में यूसुफ हीरो बन गए। उन्होंने अल अंदलस को फौरन के खतरे से बचा लिया था, लेकिन वो शुरू में आइबेरिया पर राज करने के लिए नहीं रुके। वो अफ्रीका वापस चले गए और कुछ टाइम के लिए ताइफाओं को वैसे ही छोड़ दिया। यूसुफ इब्न ताशफीन को जल्द ही एक कड़वी सच्चाई का एहसास हुआ। अल अंदलस के ताइफा रूलर्स भरोसे के लायक नहीं थे। वो फौरन अपने आपसी झगड़ों में लग गए। वो क्रिश्चियन किंगडम्स के खिलाफ मिलकर खड़े नहीं हो पाए। उनका रहन सहन और राज करने का तरीका अल्मोराविद के स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं था। यूसुफ को अंदलूसिया के मजहबी स्कॉलर्स से रिक्वेस्ट आई। उन्होंने उनसे आग्रह किया कि वो सीधे अल्मोराविद का राज कायम करें। उन्हें लगता था कि अल अंदलस को बचाने के लिए ये जरूरी है। यूसुफ को यकीन हो गया कि एक मजबूत लीडरशिप की जरूरत है। उन्होंने कुछ पक्का कदम उठाने का फैसला किया। साल 1090 से यूसुफ आइबेरिया वापस आए। इस बार उनका मकसद मुस्लिम स्पेन को एक करना था। उन्होंने एक एक करके ज्यादातर ताइफा किंग्स को हटा दिया। उन्होंने उन पर करप्शन और अधर्मी होने का इल्जाम लगाया। अल अंदलस को अल्मोराविद एम्पायर का हिस्सा बना लिया गया। इससे मुस्लिम स्पेन में यूनिटी का टाइम आया और इसने इस्लामिक कानून का ज्यादा सख्त मल्लिकी तरीका भी लागू किया। कुछ अंदलूसिया के लोगों ने इस बदलाव का वेलकम किया। कुछ और लोगों को अपनी कल्चरल आजादी छिन जाने का दुख था। यूसुफ के राज से स्टेबिलिटी तो आई, लेकिन सादगी और सख्ती भी आई। यूसुफ इब्न ताशफीन ने कई सालों तक राज किया। वो बहुत ज्यादा अथॉरिटी और इज्जत वाले इंसान थे। सितंबर साल 1106 में बहुत ज्यादा उम्र में उनका देहांत हो गया। कुछ हिसाब से वो करीब 100 साल के थे। उनके राज ने वेस्टर्न मेडिटरेनियन का पॉलिटिकल नक्शा ही बदल दिया था। वो अपने पीछे एक बहुत बड़ी और पावरफुल एम्पायर छोड़ गए। माराकेश, जो उनकी कैपिटल थी, पावर के सेंटर के तौर पर खूब फली फूली। उनकी लेगेसी एक सबको जोड़ने वाले और इस्लाम के डिफेंडर की थी। उन्हें एक नेक और असरदार रूलर के तौर पर याद किया जाता था। लेकिन अल्मोराविद एम्पायर हमेशा के लिए नहीं चली। यूसुफ की मौत के बाद अंदरूनी कमजोरियां सामने आने लगीं। उनके बाद जो आए, उनमें उनकी जैसी ताकत और विजन नहीं था। नए मजहबी सुधार मूवमेंट्स से चैलेंज आने लगे। अल्मोहाद, जो एक और बर्बर ग्रुप था, उनके खिलाफ खड़ा हो गया। उन्होंने अल्मोराविदों की मजहबी मामलों में ढील के लिए बुराई की। 12वीं सदी के बीच तक अल्मोहाद की पावर बाँच गई। उन्होंने आखिर में अल्मोराविदों को उखाड़ फेंका। अल्मोराविद एम्पायर कमजोर हुई और खत्म हो गई। उसके आखिरी निशान 13वीं सदी में गायब हो गए। लेकिन नॉर्थ अफ्रीकन और आइबेरियन हिस्ट्री पर उसका असर बहुत गहरा रहा।